हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शामिया और हम कर रहे हैं क्लास 6 की हिंदी ग्रामर की कुछ बुक आपकी इस तरीके से नज़र आएगी। ये सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। और क्योंकि आप 6 क्लास में आ चुके हो तो 6 क्लास में कुछ नए चैप्टर्स आपके हिंदी ग्रामर में ऐड होते हैं, तो हम उन्हीं नए चैप्टर्स से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपके जो कंटेंट है उसमें क्या क्या है। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो भाषा, वर्ण विचार, संधि, शब्द विचार, शब्द भंडार, ये सब आप पढ़ते आ रहे हो। तो कुछ चीज़ें इसमें क्या है, डिफरेंट हैं, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास और शब्द भंडार और संधि आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। वाच्य अलग है, अव्यय और अविकारी शब्द अलग हैं। तो इस तरीके से बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो इसमें डिफरेंट हैं। क्योंकि आप 6 क्लास में आ गए हैं, आपकी क्लास बढ़ गई है, तो आपको अब कौन सी चीज़ किस तरीके से पढ़नी है, लिखनी है, हर चीज़ का जो है वो डिफरेंट वे होगा। और जो चैप्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो मैं नॉर्मल चैप्टर्स से हटकर आपको पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि भाषा आप पढ़ते आ रहे हैं, ये भी आपको पता है, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, ये सब आपको पता है। मैं आपका स्टार्ट करूँगी यहाँ से चैप्टर नंबर 6 से, उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद हम करेंगे समास चैप्टर। ठीक है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी। राइट। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो है 6 चैप्टर में है शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय, वर्ड फॉर्मेशन। शब्द निर्माण मीन्स वर्ड फॉर्मेशन। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, प्रत्यय का मतलब सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाया जाता है, प्रत्यय मीन्स सफिक्स मतलब जो बाद में ऐड किया जाता है किसी भी वर्ड के अंदर। ठीक है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द रूढ़ि शब्द ही होते हैं। मूल शब्दों में शब्दांश लगाकर व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ या अंत में लगते हैं। ये शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर मूल शब्दों से जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। क्या मूल शब्द है, क्या व्युत्पन्न शब्द है। राइट। तो मूल शब्द क्या होता है, मेन शब्द मान के चलो। ठीक है। जिसमें अगर हम किसी वर्ड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो व्युत्पन्न शब्द बन जाएगा। ठीक है। मतलब आपने एक मेन वर्ड में क्या किया, किसी भी एक वर्ड को जोड़ दिया, उपसर्ग कर दिया या प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया, वो आपका व्युत्पन्न बन गया। ठीक है। मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग तथा बाद में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, आप एग्जाम्पल के बाद साथ समझोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपके सर पे से जाएगा ये सब कुछ। ठीक है। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है परदेश। ठीक है। परदेश में क्या है, पर जो है पहले लगाया गया है। ठीक है। देश अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, जिसका एक अपना मीनिंग है। ऐसे ही देश का अपना एक मीनिंग है, यहाँ पर भी वर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया, स्व। यहाँ क्या लगा दिया, आ, देश, निर्देश। ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया हमने, उपसर्ग लगा दिए, और जो हमारा मेन वर्ड था, जो मूल शब्द का था, उसको क्या कर दिया, कंप्लीटली चेंज कर दिया। मतलब उसको व्युत्पन्न शब्द में चेंज कर दिया, मतलब कंप्लीटली उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। दिस इज़ नोन एज उपसर्ग। और ये क्या था, हमारा देश क्या था, ये था हमारा मूल शब्द। और ये जो प्रदेश बना है, ये क्या है, हमारा व्युत्पन्न शब्द। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स क्या होता है, जब आप क्या करते हो, लास्ट में लगाते हो। जैसे कि दर्शन है, दर्शन वर्ड दिया गया है, दर्शन को दर्शनीय बना दिया, बड़ी ई और यह मिला दिया, दर्शनार्थी, दर्शनार्थ, दार्शनिक। तो इस तरीके से दर्शन को क्या किया, प्रत्यय लगा के उसके जो मीनिंग है उसको चेंज कर दिया, तो वो क्या होता है, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के साथ जुड़कर नया अर्थ देते हैं। उपसर्ग क्या होता है, देखो उपसर्ग क्या है, ये एक शब्दांश है, मतलब जिसका अपना एक मीनिंग है, मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है। अगर आपने देश, एक नया अलग से एक वर्ड है जो एक अपने आप में मूल वर्ड है। ठीक है, मेन वर्ड है, लेकिन अगर मैंने इसमें उपसर्ग लगा दिया पर, तो परदेश बनकर एक अलग से वर्ड निकल के आया, जिसका एक अलग ही मीनिंग है। ठीक है। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, उपसर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग,
हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो ये 4 तरीके हैं जिनमें उपसर्ग को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग कैसे हैं। जैसे उपसर्ग यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर उसके अर्थ लिखे हुए हैं और उनके उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अ में अगर अ का मतलब है नहीं या फिर अभाव, बड़ा आ का मतलब है तक, अन अभाव, अति मतलब अधिक, अनु मीन्स पीछे, अधि मीन्स अधिकता, अप मीन्स बुरा, अव मीन्स बुरा या नीचे, उत ऊपर। तो उसी से रिलेटेड क्या है, जैसे ये वर्ड है अभाव, तो अभाव, असत्य, अधर्म, इसी से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, तो आप उन वर्ड्स को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड बना सकते हैं। निस बिना, निर बिना, प्र आगे, परि चारों ओर, कु बुरा, प्रति विरुद्ध, हरेक, वि विशेष, सम अच्छा पूर्ण, सु अच्छा, परा पीछे उल्टा। अब देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो इन वर्ड्स को यूज़ करके दिए गए हैं, इन उपसर्ग को यूज़ करके दिए गए हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखो अ, ठीक है, अ को यूज़ करके अभाव, असत्य, अधर्म। आ को यूज़ करके आजन्म, आमरण, आगमन। अन अनादर, अनिच्छा, अनुपस्थित। तो इस तरीके से क्या है, जो आपके उपसर्ग गिवन है आपको उनको यूज़ करके क्या किया गया है, या आपके उदाहरण जो है वो दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग किस तरीके से दिए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर उपसर्ग गिवन है, यहाँ पर उनके अर्थ गिवन है और यहाँ पर उनके उदाहरण गिवन है। तो आपको ये देखना है, अ मीन्स निषेध, अभाव, ठीक है। अन मीन्स अभाव या निषेध, अध आधा, नि के बिना, कु बुरा, बिन निषेध। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी जो वर्ड्स हैं हिंदी के और संस्कृत के वो आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि क्योंकि ये हिंदी के हैं उपसर्ग और ये संस्कृत के उपसर्ग हैं तो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरबी फ़ारसी का उपसर्ग कम। अरबी फ़ारसी का उपसर्ग जो है उनका तो मीनिंग जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं वही होगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि कम है यहाँ पर थोड़ा, खुश, अच्छा, बद बुरा, बा अनुसार, बे रहित, ला रहित, ना नहीं, दर में हम समान। अब देखो इन उपसर्गों को यूज़ करके क्या किया गया है, यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को दिया गया है। कमक्ल कमज़ोर, खुशबू खुशमिजाज खुशकिस्मत, बदनाम बदतमीज़ बदबू, बाइज़्ज़त बाकायदा बाअदब, बेईमान बेचैन बेगुनाह, ला इलाज लाजवाब लापरवाह, नालायक नाइंसाफ़ी नाजायज़, दरअसल दरमियाँ दर हकीकत, हमउम्र हमसफ़र हमशक्ल, ठीक है। उपसर्ग की तरह उपयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब यहाँ पर कुछ अव्यय दिए गए हैं, उनके मीनिंग दिए गए हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि संस्कृत की तरह यूज़ होते हैं। जैसे अधः, अधः का मतलब है नीचे, अधः पतन, अधोगति, अंतः मीन्स अंतर, अंतःकरण, अंतर अंतर्ध्यान, अंतर्यामी, चिर बहुत देर तक, चिरकाल चिरायु, पुनः फिर, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनरागमन, ठीक है। स्वयं अपने आप, स्वयं सेवक, स्वयं संग, स्वयं पाकी, स्व अपना, स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र। कभी कभी मूल शब्द से पहले 2 उपसर्ग भी लगते हैं, जैसे कि परिआवरण। तो ये क्या कहेंगे, मूल शब्द क्या है हमारा, ये है वर्ण, ठीक है। इससे पहले अगर 2 क्या लग रहे हैं, ये क्या है, 2 उपसर्ग लग रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी उपसर्ग ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्या लगता है, इसमें 2 उपसर्ग लग रहे हैं मूल शब्द में, जैसे पर्यावरण या फिर व्याकरण, ठीक है। तो ये हैं आपके, अभी तक हमने पढ़ा है उपसर्ग और उपसर्ग के पार्ट्स, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय और प्रत्यय के भेद, ठीक है। तो ये अपने आप में लेंदी चैप्टर है, तो इसलिए हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू।